हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। एंजॉय। वाराणसी के हलचल भरे शहर में जहाँ प्राचीन और आधुनिक जीवन शैली एक नाजुक संतुलन बनाए हुए थी, दो कॉलेज के दोस्त रोहन और विक्रम एक जीर्ण शीर्ण इमारत में एक छोटे से किराए के कमरे में रहते थे। कमरा तंग था, पेंट उखड़ रहा था और एक खिड़की थी जिससे एक संकरी गली दिखाई देती थी। इसके खराब हालत के बावजूद उन दोनों लड़कों ने इसे अपना घर बना लिया और इसी में पढ़ाई करते और रात को सो जाते थे। एक शाम कॉलेज में दिन भर की लंबी पढ़ाई के बाद रोहन कुछ नाश्ता खरीदने के लिए लोकल मार्केट गया। पढ़ाई से थके विक्रम ने रूम में जाकर सोने का फैसला किया। जैसे ही रोहन भीड़ भरी सड़कों से गुजरा, उसके लगा कि उसके ऊपर एक अजीब सी बेचैनी छा गई है। हवा में नमी थी और साए सामान्य से ज़्यादा लंबे लग रहे थे, जैसे कि वे जिंदा हो। कुछ नाश्ता खरीदने के बाद रोहन ने एक संकरी गली से शॉर्टकट लिया जो उसकी बिल्डिंग को जल्दी पहुंचाती थी। गली में मंद रोशनी थी और टिमटिमाती स्ट्रीट लाइटें दीवारों पर डरावने साए बना रही थी। चलते चलते उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत जमीन पर बैठी है और उसकी आंखें धुंधली और खाली है। वह बेतरतीब ढंग से बुदबुदा रही थी। शहर के शोर के बीच उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। सायों से बचकर रहो लड़के, उसने कर्कश आवाज में कहा। उसकी नजर रोहन को भीतर तक चुभ रही थी। वो अकेले मिलने वालों को अपना शिकार बना लेते हैं। रोहन को अपनी रीढ़ की हड्डी में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, लेकिन उसने उसकी बातों को एक पागल औरत की बकवास समझकर नज़रअंदाज कर दिया। वह जल्दी से उसके पास से निकल गया। वह जल्दी से जल्दी अपने कमरे पर पहुंचकर सेफ फील करना चाहता था। जब वह आखिरकार बिल्डिंग में पहुंचा तो उसने देखा कि उसके कमरे का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। उसे एक अजीब सा डर लगा, लेकिन उसे अनदेखा कर दिया, यह सोचकर कि विक्रम ने उसे खुला छोड़ दिया होगा। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, माहौल अलग था। हवा भारी थी और कमरे में एक बेचैन करने वाली खामोशी छाई हुई थी। विक्रम, उसने पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। जब उसने मंद रोशनी में नज़र दौड़ाई तो दीवारों पर साए अजीबोगरीब तरीके से मुड़ते और टेढ़े होते हुए लग रहे थे। अचानक उसे कमरे के कोने से एक धीमी कर्कश आवाज़ आती हुई सुनाई दी। रोहन ने मुड़कर देखा कि विक्रम फर्श पर बैठा हुआ था। उसकी पीठ उसकी तरफ थी और वह झुका हुआ था। उसके बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। विक्रम, रोहन ने कांपती हुई आवाज़ में पूछा, क्या हुआ? ये अंधेरे में क्या कर रहे हो? मुझे डर लग रहा है। चल उठ, नाश्ता करते हैं। पर जब विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया तो रोहन ने उसे कंधे से पकड़कर हिलाया तो वो एक झटके से उसकी तरफ मुड़ा। रोहन घबराहट में 2 कदम पीछे हट गया। विक्रम उसे अजीब सी नज़रों से देख रहा था, जैसे उसे जानता ही ना हो। क्या हुआ? चल खाते हैं, रोहन ने कांपते हुए कहा तो विक्रम उसके साथ आ गया। जब रोहन ने नाश्ता परोसा तो वो खाने पर ऐसे टूट पड़ा जैसे कई दिनों से भूखा हो। विक्रम, आराम से खाओ, क्या हो गया है? रोहन ने हैरान होकर कहा। पर विक्रम ने एक बार खाना रोककर उसे नज़र उठाकर देखा और फिर से वैसे ही खाने लगा। रोहन की समझ में नहीं आ रहा था कि विक्रम को हुआ क्या है और वो क्या करे। उसका पढ़ने का मन नहीं हो रहा था तो वो भी सोने लगा, क्योंकि विक्रम ऑलरेडी अपने बिस्तर में जा चुका था। पर रोहन ने डर के मारे लाइट्स ऑफ नहीं की। फ़ोन देखते देखते उसे कब नींद आ गई उसे पता नहीं चला। रात का कौन सा पहर था पता नहीं, पर जब रोहन की सांस फंसने लगी
और सीने पर बहुत भारी बोझ का एहसास हुआ तो उसकी नींद टूट गई। आंखें खुली तो सांस के साथ साथ उसका दिल भी धड़कना बंद हो गया। विक्रम उसके सीने पर बैठा हुआ दोनों हाथ से उसका गला दबा रहा था और विक्रम भी पूरी तरह से बदल गया था। उसकी आंखें पूरी सफ़ेद हो गई थी और चेहरा और हाथों पर खरोंचों के निशान थे, जैसे किसी ने बड़े नाखूनों से बहुत बेरहमी से उसे नोचा हो। रोहन तुरंत अपना गला छुड़ाने की कोशिश करने लगा। तभी विक्रम एक औरत की आवाज़ में गुर्राया, आज मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी। रोहन को उस पागल औरत की चेतावनी याद आ गई। उसे ये भी समझ आ गया था कि अगर उसने तुरंत कुछ नहीं किया तो ये वाकई उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर विक्रम को धक्का देकर अपने ऊपर से हटाया और तेज़ तेज़ सांसें लेता हुआ अपने गले को सहलाता हुआ एक तरफ को खड़ा हो गया। होश में आओ विक्रम, तुम ये क्या कर रहे हो? पर वो विक्रम होता तो ना सुनता। अब तक विक्रम भी संभल चुका था और वो फिर से एक खूंखार जानवर की तरह रोहन पर झपटा, लेकिन रोहन फुर्ती से बच निकला और सीधा कमरे से बाहर भागा और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। विक्रम अंदर से दरवाज़ा पीटने लगा, खोल दरवाज़ा, दरवाज़ा खोल। विक्रम अब भी औरत की आवाज़ में गुर्रा रहा था। वह दरवाज़ा इतनी ज़ोर से पीट रहा था कि रोहन को डर लगा कि कहीं दरवाज़ा ही ना तोड़ दे। भगवान की दया से ऐसा नहीं हुआ। रोहन रूम से बाहर जल्दबाजी में भागा था तो उसका फ़ोन, वॉलेट दोनों ही अंदर रह गया था। उसे वक्त का भी अंदाज़ा नहीं हो रहा था। उसके पास कमरे के बाहर विक्रम की अजीबोगरीब आवाज़ों और बातों को सुनते बैठने के अलावा और कोई चारा न था। पूरा वक्त उसका दिल धक धक करता रहा। सुबह होने का इंतज़ार उसे ख़त्म होता नहीं लग रहा था, पर आखिरकार ख़त्म हो ही गया। पाँव फटते ही रोहन उस पागल औरत की खोज में निकला, ये सोचकर कि शायद वो मदद करे, पर वो कहीं नहीं दिखी। तब रोहन पैदल ही दूसरे दोस्त नवीन के घर की तरफ भागा। नवीन के पिताजी पंडित थे और नवीन अक्सर उनको अपने पिताजी के द्वारा भूत भगाने के किस्से सुनाया करता था। रोहन हांफते हुए उसके घर पहुंचा और तेज तेज दरवाज़ा बजाने लगा। दरवाज़ा नवीन ने ही खोला। वो झल्लाया हुआ था कि इतनी सुबह सुबह कौन आ गया जो ऐसे ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीट रहा था। लेकिन सामने पसीने से तरबतर रोहन को देख वो चौंक गया। अरे रोहन, तुम इतनी सुबह, और तुमने ये क्या हालत बना रखी है? रोहन उसको जवाब देने की हालत में न था। वो नवीन को साइड करके अंदर जाकर वहाँ रखी कुर्सी पर पसर गया और अपनी सांस बहाल करने लगा। नवीन अंदर जाकर उसके लिए पानी की एक बोतल ले आया। पानी पीकर 5 मिनट में रोहन थोड़ा शांत हुआ तो नवीन से अपने पिताजी को बुलाने को कहा। पर रोहन, हुआ क्या है? कुछ तो बताओ। पहले अंकल को बुलाओ, प्लीज़ प्लीज़ उनको बुलाओ। नवीन को भी मामला सीरियस लगा, इसलिए उसने और कुछ नहीं पूछा और अंदर जाकर अपने पिताजी को 2 मिनट के अंदर ही ले आया। 2 मिनट के बाद नवीन के पिताजी उसके सामने खड़े थे और नवीन उनके पीछे ही खड़ा था। उनको देखते ही रोहन कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। नमस्ते अंकल। खुश रहो बेटा, सब ठीक तो है? नहीं अंकल, विक्रम ठीक नहीं है। आप प्लीज़ मेरे साथ चलो और उसे उस आत्मा से बचा लो। आत्मा सुनते ही नवीन पीछे से आगे आ गया। मुझे पूरी बात बताओ बेटा, तभी तो मैं तुम्हारी मदद कर सकूंगा। इसके बाद रोहन ने उनको सारी बातें डिटेल में बता दी जो उन्होंने ध्यान से सुनी। विक्रम की हालत गंभीर लगती है। हमको और 2-4 ताकतवर लोगों की ज़रूरत पड़ेगी और अभी दिन का वक्त है तो उस आत्मा की शक्ति भी कम होगी। हम अपने बाकी दोस्तों को बुला लेते हैं ना? नवीन ने कहा। ठीक है, तुम अपने दोस्तों को लेकर वहाँ पहुँचो, मैं भी तैयारी करके तुमको वहीं मिलता हूँ। थोड़ी देर बाद सब उनके कमरे के बाहर इकट्ठा हो गए
खिड़की से अंदर देखा तो विक्रम बेहोश पड़ा हुआ था जमीन पर। रोहन ने धीरे से दरवाज़ा खोला और सब अंदर आ गए। पंडित जी ने लड़कों से कहा कि वो विक्रम को उठाकर बिस्तर पर बिठा दे। जैसे ही उन्होंने उसे हाथ लगाया, उसने फट से आंखें खोल दी और फिर से औरत की आवाज़ में गुर्राया और सब पर झपटने लगा। पंडित जी ने लड़कों से विक्रम को बिस्तर से कसकर बांध देने को कहा था। कमरे में अब धुंधली रोशनी थी। अगरबत्ती और लोबान की तीखी गंध हवा में तैर रही थी। विक्रम बिस्तर पर बंधा हुआ था। उसकी आंखें लाल और बेजान थीं। उसके चेहरे पर तनाव और दर्द के निशान थे। उसके शरीर में लगातार झटके लग रहे थे। पंडित जी एकदम शांत और गंभीर मुद्रा में थे। कमरे के केंद्र में उन्होंने आसन लगाया। उनके हाथ में एक त्रिशूल और जड़ी बूटियों से भरी पोटली थी। ओम नमः शिवाय। पंडित जी ने धीमी दृढ़ आवाज़ में जाप शुरू किया। उनकी आवाज़ कमरे में गूंज रही थी, मानो सदियों पुरानी शक्ति को जगा रही हो। विक्रम के शरीर में झटके तेज हो गए। उसने एक गहरी अमानवीय आवाज़ में चीखना शुरू कर दिया, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, वरना मैं तुम सबको मार डालूंगी। विक्रम अब भी औरत की आवाज़ में ही बोल रहा था। पंडित जी ने अपनी आंखें बंद की और जाप तेज कर दिया। उन्होंने त्रिशूल को विक्रम के माथे से छुआ और एक तेज रोशनी चमकी। विक्रम ने भयानक चीख निकाली और उसका शरीर बिस्तर पर उछलने लगा। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, इस शरीर को छोड़ दो। पंडित जी ने अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए कहा, यह शरीर तुम्हारा नहीं है। विक्रम ने अपनी आंखें खोली और लाल लाल आंखों से घूरते हुए कहा, तुम मुझे नहीं निकाल सकते, मैं यहीं रहूंगी। पंडित जी ने जड़ी बूटियों की पोटली खोली और उसमें से कुछ जड़ी बूटियां विक्रम के चेहरे पर छिड़क दी। विक्रम ने एक और तेज चीख निकाली और उसकी त्वचा पर जलन के निशान दिखाई देने लगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। पंडित जी ने जाप जारी रखा। उनकी आवाज़ में शक्ति और दृढ़ता थी। उन्होंने विक्रम के चारों ओर पवित्र जल छिड़का और कमरे में एक ठंडी हवा चली। विक्रम का शरीर कांपने लगा और उसकी आंखें धीरे धीरे सामान्य होने लगी। मैं कहाँ हूँ? विक्रम ने कमज़ोर आवाज़ में पूछा। पंडित जी ने एक गहरी सांस ली और विक्रम के माथे पर हाथ रखा। तुम ठीक हो बेटा। विक्रम ने अपनी आंखें बंद कर ली और राहत की सांस ली। कमरे में शांति छा गई और केवल पंडित जी के धीमे जाप की आवाज़ सुनाई दे रही थी। विक्रम के शरीर पर बंधी हुई रस्सियों को धीरे धीरे खोला गया। वह कमज़ोर हो गया था, पर वह अब पहले से बहुत बेहतर महसूस कर रहा था। पंडित जी ने पवित्र भस्म को उसके माथे पर लगाया और उसे कुछ पवित्र जल में मिलाकर पीने को दिया। पंडित जी ने लड़कों को आगाह किया कि वो विक्रम से ना कुछ पूछें ना कुछ बताएं उस आत्मा के बारे में। फिर कुछ दिनों बाद विक्रम पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। तो मित्रों, कैसी लगी ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।